स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, सेकंड नंबर की वीडियो है करंट अफेयर्स की। इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर दी थी। अब स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स की और वीडियो डालो, तो उसी हिसाब से मैं करंट अफेयर्स की और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। पर थोड़ा सा क्या है, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों पर भी इसका मैसेज पहुँचे। और लाइक आपके मिलेंगे जितने ज़्यादा, उतना ही हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ यार, चलो स्टूडेंट्स के लिए कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आज का जो स्लाइड है, जैसा कि ऐसा माहौल बना हुआ है कोरोना वायरस कोविड-19 का, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इस चीज़ से अपडेट हो रहा है और रोज़ ये देख रहा है कब का कितने क्या केसेस हो रहे हैं। बस इसको सुबह से शाम तक यही चीज़ देख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो समय है, जो भी समय है, जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, इनमें हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने समय को निकालना है। और समय को निकालने का सबसे अच्छा फ़ायदा है, मतलब सबसे अच्छा तरीका है कि हम अच्छे से अपना पूरा समय पढ़ाई में निकालें। ठीक है, स्टूडेंट के लिए तो पढ़ाई में निकालना ही हुआ, बाकी का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है कि वो अपने समय को कैसे निकालेंगे। कोई बिजनेसमैन है, नहीं चल रहा, घर पर बैठा है, तो वो कोई ना कोई अपनी हॉबी को देख के, हॉबी के अकॉर्डिंग कोई टीवी देखकर अपना मनोरंजन करके अपना समय निकाल रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बस इतना बताऊंगा कि जैसा कि आपको सबसे पहला मेरा जो स्लाइड दिख रहा है वो कोविड-19 पर ही है। और कुछ आपको मालूम है कि सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे फैसले किए गए थे। जैसा कि अभी जो लेटेस्ट जो चौथा लॉकडाउन था, उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है हिंदुस्तानियों को, मतलब हमारे देश को दिया है। और एक अच्छा कदम है, कहीं ना कहीं किसी को तो लाभ मिलेगा उस चीज़ को। वो ये नहीं कह सकते कि सबको ही लाभ मिलेगा, लेकिन किसी ना किसी को लाभ जरूर मिलेगा। और ये भी एक करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन बन जाता है कि कितने रुपए का राशि का उन्होंने बोला है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर, उद्योगों में, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है आपके सामने लिखा, कोविड-19 के प्रसार को कम करने और 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु एक पैनल का गठन किया गया था। ये जो पैनल होती है, पैनल क्या होती है? पैनल का मतलब होता है कि इस पैनल में कुछ सदस्य होते हैं जिनका कोई ना कोई काम होता है। जैसे पैनल को अपन एक बोल सकते हैं समिति, एक कमेटी बोल सकते हैं, कमेटी, समिति, पैनल। ठीक है, तो हुआ क्या था, कोविड-19 के प्रसार को कम करने और 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पैनल गठित की गई थी। तो जो पैनल गठित की गई है, उस पैनल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय कोविड-19 के प्रसार को कम करने और 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। पीके मिश्रा इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। उस पैनल के अध्यक्ष कौन थे, या किसकी अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पीके मिश्रा। अपना आंसर होगा पीके मिश्रा। तो देखो, एक पैनल है और पैनल को कहीं ना कहीं देखा जाए गठित की गई है लॉकडाउन के बाद उसके प्रसार को कम करने के लिए, एक उसका मैनेजमेंट देखने के लिए। तो पीके मिश्रा कौन पहुंच गए? पीके पहुंच गए। कौन? मिश्रा। पीके पहुंच गए, पानी पी के नहीं, पीके वाइन पी के पहुंच गए। पीके पहुंच गए किसके पास? मिश्रा। मिश्रा जो पहुंच गए पीके कहां पर? प्रधानमंत्री के पास, और बोले भैया हम बहुत ज्यादा परेशानी में, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ ऐसे उपाय ढूंढो जिससे हम इस परेशानी से जल्दी दूर हों। तो वो होश में नहीं पहुंचे। कैसे पहुंचे? पीके मिश्रा। तो पीके मिश्रा की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है, तो आप उसको याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर के अंदर कि हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को कम करने और 21 दिन के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया। उस पैनल के अध्यक्ष कौन थे? तो पीके मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री की, वो बीमा योजना की बात करें, जैसा कि लिखा हुआ है 29 मार्च। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है, कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स हैं। और जैसा कि हमारा जो पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है और इनके एहसान को पूरा देश कभी भी नहीं चुका सकता है, क्योंकि एक पुलिस विभाग, एक स्वास्थ्य कर्मी, इनकी वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं, इनके प्रयासों से, इनकी मेहनत से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी सोचा कि ये इतना काम कर रहे हैं तो इनके लिए भी कोई स्वास्थ्य बीमा वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि लिखा हुआ है कि इनको एक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की स्कीम लाए गए थे। इसमें 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बीमार लोगों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषणा को मंजूरी प्रदान की है। और इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित लगभग 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिनों की अवधि हेतु 50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कितने रुपए की राशि है, 50 लाख रुपए की राशि है, जी अपन को याद करना बहुत जरूरी है। दूसरा 22.12, ठीक है, एक तो याद रखना बेटा 50 लाख, दूसरा एक याद रखना है अपन को 22.12, यानी लगभग 22 से मतलब अपन 22 से 23 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं जो उनके लिए, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको 90 दिनों की अवधि के लिए 50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर ईश्वर ना करे उनको ये बीमारी हो जाए और इस बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको कितने रुपए का बीमा कवर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, लगभग 50 लाख रुपए की राशि है। तो हम इसको जरूर याद रखेंगे। 22 से 30 सार्वजनिक, देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिन की अवधि हेतु, कितने 90 दिन यानी लगभग 3 महीने की अवधि के लिए उनको ये बीमा और इस कवर के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, हालांकि ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये जो पैकेज उठाया उन्होंने कहाँ से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिले। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए अभी हाल ही में एक पैनल का गठन किया गया था और उस पैनल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, उस पैनल के अध्यक्ष थे पीके मिश्रा। सेकंड नंबर का भी फैक्ट पड़ा है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कितने रुपए का एक राहत पैकेज, मतलब कितने रुपए का बीमा रिस्क कवर की घोषणा की थी, तो बोले प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को लगभग 50 लाख रुपए का जो है बीमा रिस्क कवर किया गया। दूसरा ये लगभग 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए इस योजना का लाभ पूरा मिल सकेगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज तैयार। तो 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो एक साथ, ठीक है, उससे गवर्नमेंट जो है वो सबके एक साथ है। ठीक है, 170, ठीक है, 170 याद रखना, 170 यानी 1.70, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। किसने की थी ये पैकेज की घोषणा? निर्मला सीतारमण। ठीक है, और निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री है, वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, इनके बारे में याद रखेंगे। दूसरा, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना के 50 लाख, ठीक है, 50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये हमने इससे पहले वाले फैक्ट में पढ़ लिया है। 20 करोड़ महिला जनधन खाते धारकों को 3 माह तक हर माह 500 रुपए मिलेंगे। तो हमने देखा होगा बैंकों के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी, तो भीड़ किस लिए लगी थी? वो कहीं ना कहीं रुपए के लिए भीड़ लगी हुई थी। तो लगभग 500 रुपए मिलने का ये 3 महीने तक गवर्नमेंट की पॉलिसी। मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ा के 202 रुपए, ठीक है, 202 रुपए, जो महात्मा गांधी जो ग्राम कल्याण योजना, जो रोजगार कल्याण योजना जो है मनरेगा जो है, तो इसमें 202 रुपए प्रतिदिन गया। और पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में लगभग
2,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान रखा गया। तो देखो, किसी को ये चीज़ मिलना है नहीं मिलना वो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रयास किए गए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले तो हमने पढ़ा था उधर प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, इससे पहले हमने जो पढ़ा है तो उसके अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को जो 22 लाख के लगभग जो हैं उनको स्वास्थ्य कर्मियों को एक बीमा कवर 50 लाख रुपए की राशि के लिए। दूसरा, इसमें जो जनधन खाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, महिला जनधन खाते धारकों को अगले 3 माह तक हर माह 500 रुपये मिलने का। मनरेगा के तहत 182 रुपये से बढ़ाकर कितना 202 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। जो भी मतलब कहीं ना कहीं मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको 182 रुपये की जगह 202 रुपये देने का, प्रतिदिन रुपये देने का एक प्रावधान। और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अप्रैल माह के पहले किसानों को कितने रुपए की राशि, किसानों को लगभग 2,000 रुपये की राशि जो है उनको भेजने का प्रावधान। इसके तहत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगले 3 महीने में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की भी योजना। ठीक है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो जिन गरीबों ने उज्ज्वला का फायदा उठाया उनको कहीं ना कहीं अगले 3 महीने में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। तो जो गवर्नमेंट ने जो भी लाभ दिए हैं सबको, उनके बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। भारतीय दर्शन, ठीक है, भारतीय दर्शन का एक वैश्वीकरण विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो भारतीय दर्शन को लेके इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन ग्लोबलाइजिंग इंडिया थॉट। ठीक है, तो कहने का मतलब 16 से 18 फरवरी वाला जो 16 से 18 जनवरी वाला समय है, जैसा कि लिखा हुआ है कि 16 से 18 जनवरी 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड केरल, बस ये अपन को याद रखना है। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, वो है कोझिकोड केरल। क्या याद रखना अपन को, कोझिकोड केरल याद रखना है। और भारत का दर्शन का वैश्वीकरण विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत सिंपल है, याद कर सकते हो। भारतीय दर्शन का मतलब भारत में धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो भैया दर्शन के लिए जाएंगे तीर्थ यात्रा पर, तो काय से जाएंगे कि कोझिकोड केरल, काय से जाएंगे, केरल रेल से जाएंगे। तो कोझिकोड केरल को अपन को याद रखना है। ठीक है, भारतीय दर्शन का एक वैश्वीकरण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो कोझिकोड केरल में हुआ था। बस इतना याद रखना है। ठीक है, दर्शन से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस तो चली रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने IIM कोझिकोड में स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो मेन है, अपने लिए जो पॉइंट मिल रहा है वो ये है कि इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट एक ऐसा कहीं ना कहीं देखा जाए एक ऐसा मतलब एक प्रोग्राम रखा गया था, कार्यक्रम रखा गया था, जिसका आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कोझिकोड केरल। बस ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो भी ऐसे प्रोग्राम रहते हैं तो वो कहाँ पर रहते हैं बेटा, दिल्ली में। लेकिन हर एक दिल्ली में नहीं होता, अलग जगह हो तो वो अपन को याद करना है, और पेपर में उसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अपन को याद रखना है भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, तो वो जो आयोजन हुआ है वो कोझिकोड केरल में आयोजन हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक Q3 2019। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ है कि वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक, आवासीय शहर सूचकांक को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2020 में नाइट फ्रेक के द्वारा, ठीक है, जनवरी 2020 में नाइट फ्रेक के द्वारा एक वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक तृतीय तिमाही 2020 जारी किया। इस सूचकांक में बुडापेस्ट, एक देश है हंगरी जिसकी कैपिटल है बेटा बुडापेस्ट, और जियान चीन को पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है,
तो अपन को क्या याद रखना है, अपन को याद रखना है बुडापेस्ट। और हंगरी एक देश है जिसकी राजधानी क्या है बेटा, बुडापेस्ट। देखो तुम्हें एक सेकंड में मैं याद करा देता हूं, हंगरी का मतलब होता है भूखा। देखो बुडापेस्ट, सोचे एक बहुत हंगरी था यानी भूखा था, कौन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, इतना भूखा था कि वो बेचारा बूढ़ा पेस्ट खा गया। क्या खाया, टूथपेस्ट। उसको पता है, ऐड में देखा टूथपेस्ट में नमक है, तो हो सकता है इसमें नमक ही मिल जाए। तो भैया इतना भूखा था कि बूढ़ा व्यक्ति पेस्ट खा गया, इतना भूखा था कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो पेस्ट खा गया। तो बूढ़ा पेस्ट अपन को याद रखना है, ठीक है। तो बूढ़ा पेस्ट ये पहले नंबर पर आया। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो वैश्विक का मतलब पूरे विश्व स्तर का, आवासीय शहर का मतलब रहने योग्य। तो बूढ़ा पेस्ट है, बूढ़ा व्यक्ति है और उसने अपना एक सड़क के किनारे आवास बना रखा है, ठीक है, एक रेसिडेंट बना रखा है। तो ग्लोबल रेसिडेंशियल सिटी इंडेक्स को जारी किया गया था। बात चल रही है सिटी की, तो सिटी कौन सी होगी, बुडापेस्ट होगी। क्यों, क्योंकि ये तो एक स्टेट है या एक कंट्री है, एक देश है, हंगरी एक देश है, लेकिन उसकी राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट की जो सिटी है उसको सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका पेपर में कि अभी हाल ही में वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक Q3 2019, ठीक है, Q3 2019 की बात करें तो 20 में ये आया था, जैसा कि लिखा है जनवरी 2020 में। तो इसके अनुसार सबसे पहले नंबर पर कौन सी सिटी को रखा गया था, बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। जबकि दूसरे नंबर पर चीन का जियान शहर था। चीन का कौन सा शहर था, जियान शहर था दूसरे नंबर पर। तो यहां तक का आपका क्लियर हुआ। अपन को तो वैसे पहले नंबर का याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडिया फार्मा तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2020, ठीक है। इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल, इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, देखिए इसमें याद रखना है इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन है। और ये जो सम्मेलन की बात करें 5 से 7 मार्च 2020 के मध्य इंडिया फार्मा तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में स्थापित, मतलब ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप अच्छा लेवल लेके चलें, एसएससी लेवल लेके चलें, या बैंकिंग सेक्टर है या रेलवे सेक्टर है, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और बनते भी हैं भाई, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इंडिया फार्मा, क्या लिखा हुआ है, इंडिया फार्मा। तो इंडिया फार्मा तथा इंडिया मेडिकल को लेके गांधीनगर गुजरात, ठीक है, कहाँ पर किया गया था, गांधीनगर गुजरात में। तो हमारा जो एग्जाम पॉइंट है, जो हमें याद रखने लायक चीज है, वो गांधीनगर गुजरात है, ठीक है, यहां तक का याद रखिए। इस सम्मेलन का विषय रखा गया था इंडिया फार्मा किफायती और गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियों का मुकाबला तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किफायती, उत्तरदायी तथा गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा उपकरण को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इतने अच्छे फैक्ट हैं, इनको आप अच्छे से याद रख सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो उसमें मेन है अपन को याद रखना है बेटा, गांधीनगर को याद रखना है, गांधीनगर गुजरात को याद रखना है, ठीक है। दूसरा फिर लिखा है भारत में संपूर्ण विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग 5.2 बिलियन डॉलर तक है, ठीक है। तो मेन है अपन को याद रखना है, इंडिया फार्मा याद रखना है और इंडिया मेडिकल याद रखना है। तो ये कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात। तो इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल, ठीक है। तो इंडिया फार्मा या इंडिया मेडिकल से याद करेंगे कि पूरे इंडिया में एक मेडिकल डिवाइस के लिए गांधी ने घर से ऑर्डर किया कि उनको एक मेडिकल डिवाइस दी जाए जिससे उनको दिखना, मतलब अच्छा दिखना चालू हो जाए। और एक मेडिकल प्रॉब्लम के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं फार्म भर दिया, किसने, गांधी जी ने। तो याद रखना इंडिया फार्मा या इंडिया मेडिकल जो है, इनके बीच का इनका एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, गांधीनगर गुजरात में 5 से 7 मार्च 2020 को, ठीक है। याद रखना इंडिया फार्मा 2020। देखें मिशन पूर्वोदय, तो मिशन पूर्वोदय की अगर अपन बात करें तो फरवरी 2020 में भारत के इस्पात मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भुवनेश्वर में इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर
चर्चा की गई। ठीक है, मुद्दों के तहत पूर्वी भारत में एक एकीकृत स्टील हब बनाने की सहमति व्यक्त की गई, जिसे मिशन पूर्वोदय के द्वारा संचालित किया गया। ठीक है, उड़ीसा देश का सर्वोच्च इस्पात उत्पादक राज्य है। उड़ीसा नंबर 1 पे आता है किसमें? इस्पात के उत्पादन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंहभूमि जिला झारखंड है, लो इस्पात के लिए जाना जाता है। केंद्र सरकार उड़ीसा में इस्पात उत्पादन को मजबूत बनाने का काम कर रही है, जिसके उत्पादन लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन टन के पर जाने तय किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मिशन है और पूर्वोदय है। देखो, एक मिशन रखा गया है, पूर्वोदय मिशन रखा गया है। आप याद रख सकते हो, और कैसे याद रख सकते हो? जैसे पूर्वोदय, उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा हमारे भारत के अंदर पूर्व में ही तो है, लेकिन वो बात अलग है कि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है, तो कहने का मतलब वो 7 सिस्टर्स हैं, उनके इधर देखा जाए तो पूर्वोदय है ना। अब पूर्वोदय इसमें जो कहाँ के? जापान। और उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान। अगर जैसे कभी क्वेश्चन बन जाए, यहां से भी अगर वो क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, तो अपन को एक तो जापान याद रखना है, दूसरा अपन को उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी है, इनके बीच में एक मिशन पूर्वोदय है। ठीक है, तो मिशन है, पूर्वोदय है, तो पूरब वाला राज्य है, और पूरब से उदय होता है, सूरज उदय था, उगते सूरज का देश जापान। जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी जो है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बीच में एक इस्पात को लेके, आयरन को लेके, ठीक है, एक समझौता किया गया है कि लोहे का आयात निर्यात वहां से किया जाएगा। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। अगला देखते हैं अपन जल्दी से। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बसे मिशन पूर्वोदय है, तो मिशन पूर्वोदय तो पूरा में क्या? उड़ीसा है, और उससे जापान का कहीं ना कहीं एक समझौता हुआ है। किस चीज को लेके? इस्पात को लेके। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020। ठीक है, अच्छा है, याद कर सकते हो। चौथा वैश्विक यानी विश्व स्तर का एक आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो भैया 20 मई 2020 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि केरल में आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य रूप से आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन पर विशेष बल दिया जाएगा, और महोत्सव में 5000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो कि अब बीमारी के कारण, कोरोना के कारण ये भाग लेने वाले नहीं हैं। क्योंकि वैसे तो अब कोई भाग नहीं लेगा, लेकिन एक वर्चुअल मीटिंग तो संभव है, हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, या इसका आयोजन कहाँ पर रखने की बात रखी गई थी? तो वो जो है वो कोच्चि केरल है। अभी कोझिकोड केरल अपन ने दर्शन याद करा था, तो दर्शन करने के लिए जाएंगे तो केरल रेल से जाएंगे, तो कोच्चि केरल को याद रखना है बेटा, कोच्चि केरल। ठीक है, आयुर्वेद कोच्चि का मतलब ये है कि यार हम इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं, मेडिकल पर इतना डिपेंड हो गए हैं कि आयुर्वेद की कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं। आयुर्वेद की कोई चीज़ नहीं खरीदते हो, आयुर्वेद का तो खरीदते नहीं है, डायरेक्ट मेडिकल पर जाते हैं, कोई भी मतलब दवा लेते हैं और काम चला लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद की हम कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं। या फिर दूसरे तरीके से याद कर लो कि इनका कहने का मतलब यह है कि आप आयुर्वेद के अलावा कोई चीज़ ना खरीदें, अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग ना करें, आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, जिसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होता है। तो कोच्चि से यानी कि कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं और कोई चीज़ ना खरीदो, इस तरीके से आप थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी रखना, जिससे आपको कोच्चि केरल भी याद रहे। ठीक है, और 5 दिवसीय सम्मेलन था। हालांकि इसमें जो भी होगा, आज 19 मई है और 20 मई को ये इसका जो आयोजन है ना, 20 मई को प्रस्तावित किया गया था। अब 20 मई जैसे कल आएगा, तो मुझे तो नहीं पता कल क्या होना है, लेकिन कल जो भी होगा उससे आप इस फैक्ट को भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा रही है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए, ये सबको पता है यार, कॉमन बात है। ठीक है, अब इसमें क्या विशेष है कि यात्रा पर तो आए 24 से 25 फरवरी 2020 को। ठीक है, 24 से
25 फरवरी 2020 को, 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ठीक है, उनकी भारत में पहली यात्रा थी, ये तो अपन को पता है जब से राष्ट्रपति बने। इस यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी और जो पत्नी एवं प्रथम महिला, अमेरिका की प्रथम महिला बोलेंगे, ठीक है, मेलानिया ट्रंप। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी देश का प्रथम पुरुष होता है और राष्ट्रपति की जो पत्नी है, ठीक है, अगर पुरुष है तो उसकी जो पत्नी होगी वो प्रथम महिला होगी, और अगर राष्ट्रपति महिला है तो वो प्रथम महिला होगी और उसका जो पति होगा वो प्रथम पुरुष होगा देश का। जी हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मेलानिया ट्रंप और उनकी बेटी एवं सलाहकार इवांका ट्रंप और दामाद जारेड कुशनर शामिल थे। 3 व्यक्तियों के नाम और एक चौथा ट्रंप हो गया। 6 वर्षों में भारत आने वाले वे अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे बेटा? 7वीं क्रम के राष्ट्रपति थे, यानी कि अब मोदी के साथ हैं, ट्रंप भी मोदी के साथ है। ट्रंप मोदी का साथ देने के लिए आया है। 7 और 7, मैं साथ वाला साथ बोल रहा हूं, ठीक है, कि मोदी का साथ देने के लिए, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, ये सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कभी पेपर में ये थोड़ी पूछेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनाओ जो भारत आया था, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है अमेरिका के राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो 7वें राष्ट्रपति हैं जो भारत आए 6 वर्षों के अंदर। और इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद गुजरात में हुई, तो सब गुजरात में पहुंचे, ये तो सबको जानकारी है। और वह अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, और ये भी एक महत्वपूर्ण बात मेन है। जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आती है, उनमें से हमें क्वेश्चन निकालना है। वो तो समुद्र है, समुद्र में डुबकी लगाओ, डुबकी लगा के हो सकता है कभी खाली हाथ भी आ जाओ, और हो सकता है कुछ ना कुछ समुद्र में से लेकर भी आओ। तो ये जो जनरल नॉलेज होता है, ये एक समुद्र होता है। आप इसमें बस डुबकी लगाते रहो, बार बार डुबकी लगाते रहो, कुछ ना कुछ आपको कुछ मिलता जाएगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है वो कब आपके काम में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा क्वेश्चन कब किस पेपर में टकरा जाए, ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं, दोनों देशों के बीच 3 अरब डॉलर 21.5 हजार करोड़ रुपए के रक्षा समझौते पर औपचारिक सहमति भी बनी थी, यानी कि 3 अरब डॉलर, ठीक है, 21.5 हजार करोड़। आप तो 3 अरब डॉलर को याद रखना। दोनों देशों के बीच कितने रुपए का अमाउंट? 3 अरब डॉलर, ठीक है। 3 अरब डॉलर को अपन को याद रखना है। और 3 अरब डॉलर से अपन ऐसे याद रख लो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उसकी फैमिली के कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। तो 3 मेंबर यानी कि 3 अरब डॉलर, एक हाथ और आ जाता तो 4 अरब डॉलर। मतलब अपना एक लॉजिक रखो कि एक तो पत्नी थी, बेटी थी और एक दामाद, यानी कि 3 वो थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 अरब डॉलर का कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव रखा है, एक औपचारिक समझौते की घोषणा उसने कर रखी है, ठीक है। अगला देखते हैं, म्यांमार के राष्ट्रपति की भारतीय राजकीय यात्रा रही है। तो भैया अगर जो हमारे भारत में आए म्यांमार के राष्ट्रपति, ठीक है, तो म्यांमार की कैपिटल है बेटा नापीता। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नापीता। म्यांमार में देखो मार छुपा है। एक दोस्त अपने दोस्त को कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा है, दोस्त कह रहा है मुझे म्यांमार, मुझे कितना भी मार, मेरे को माँ मारेगी, म्यांमार माँ मारेगी, मैं ना पीता, अगर पी के घर चला गया तो माँ मारेगी, ठीक है। म्यांमार यानी माँ मारेगी। क्यों मारेगी माँ? क्योंकि मैं ना पीता। तो उसको पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ना पीता क्योंकि मेरी माँ मारेगी अगर मैं घर गया पी के। तो 26 से 29 फरवरी 2020 के मध्य म्यांमार के राष्ट्रपति यू बिन मिंट, थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो जो अटपटा नाम हो उसको अपन चटपटा बनाएंगे जिससे वो याद रह जाए, ठीक है। यू बिन मिंट, ठीक है, यू बिन मिंट। तो यू बिन मिंट का मतलब ये है कि यू यानी कि तुम, और बिन मिंट का मतलब बिन मिंट मत कर, तू यू बिन मिंट मत कर, है ना, सीधे सीधे पी ले, तू हमारा दोस्त है ना, मना मत कर। तो यू बिन मिंट यानी कि जो पिलाने वाला है वो उसको मना रहा है। और कभी कभी बोलने में आ जाता है देसी भाषा में, तू ज्यादा मिन मत कर, ठीक है, तू ज्यादा मिन मत कर, तू ज्यादा मिन कर रहा है ना, तो ऐसा बोलने में आ जाता है देसी भाषा में। तो यू बिन मिंट का मतलब ये है, यू बिन मिंट यानी कि तू ज्यादा, बिन मिंट यानी कि बन मत, यानी कि तू ज्यादा बन मत, ठीक है, तू पीता है और हमें पागल बना रहा है।
बिन मिंट भी बोल सकते हैं कि मिन मिन मत कर, या बिन मिंट भी बोल सकते हैं कि तू बन मत, यानी कि तू बन मत, ज्यादा बन मत, ठीक है, ज्यादा होशियार मत बन, ठीक है, ज्यादा ईमानदार मत बन, ज्यादा अच्छा मत बन। यू बिन मिंट यानी थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखो। उसका कारण है क्योंकि वो हमारे भारत की यात्रा पे आए तो अच्छी बात है, ठीक है, आ गए, लेकिन उनका नाम बताओ क्या था। अब तुम सोचोगे यार म्यांमार तो पता है, अब राष्ट्रपति के नाम ऐसे रहते हैं, मैं क्यों याद करने लगा, लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति, दक्षिण के राष्ट्रपति जो सिरिल रामाफोसा, उनका नाम था सिरिल रामाफोसा। अब सिरिल रामाफोसा हमारे भारत की यात्रा पे आए। उनके 2-3 महीने बाद कोई पेपर हुआ था, मुझे ये क्लियर नहीं है एसएससी का था, पीएससी का था, कौन सा जो भी था। तो जैसे ही वो आए 2-3 महीने के बाद ही पेपर में क्वेश्चन आ गया कि अभी हाल ही में अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी, उनका क्या नाम है। तो बेटा उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। हालांकि हमारे स्टूडेंट को तो अधिकतर राष्ट्रपति याद रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपतियों के नाम याद करना 1 सेकंड का काम होता है। वो मुझे पता है कैसे याद कराना है। एक राष्ट्रपति वाला सेशन भी देखेंगे, कराएंगे आपको, एक आध वीडियो डाल देंगे, है ना। तो मेन है क्या है कि जो भी चीज़ मिले आप उस हिसाब से अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे यू बिन मिंट, ठीक है, भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। 27 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया और 27 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति यू बिन मिंट के मध्य नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता संपन्न हुई। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, बस अपन को इतना याद रखना है कि म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे भारत में आए थे और एक कहीं ना कहीं उनका एक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में औपचारिक स्वागत किया। भारत के राष्ट्रपति आपको दिख ही रहे हैं, राष्ट्रपति के साथ में बिन मिंट भी दिख रहे हैं, है ना। तो और वो मुस्कुरा भी रहे हैं हमारी बातें सुन सुन के, उनका फेस देखो आप कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रिक मिल गई ना, बिन मिंट, ज़्यादा मिन मिन मत कर, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल नापीता। अगला देखते हैं, पूर्वी आंचलिक परिषद की एक 24वीं बैठक हुई है, ठीक है। पूर्वी आंचलिक परिषद की एक 24वीं बैठक संपन्न हुई 28 फरवरी 2020 को। पूर्वी आंचलिक परिषद की एक 24वीं बैठक संपन्न हुई थी, ठीक है। कौन से नंबर की बैठक थी? 24वीं। तो 28 फरवरी 2020 को पूर्वी आंचलिक परिषद की एक 24वीं बैठक हुई। पूर्वी आंचल में आ गया भुवनेश्वर, उड़ीसा। अभी भी हमने कुछ उड़ीसा पूर्वी देशों का पढ़ा था, जिसमें जापान के जो राजदूत थे और इस्पात को लेके उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा एक इस्पात को लेके एक समझौता हुआ था, है ना। तो इसमें भी पूर्वी है, उधर पूर्वोदय था, उधर पूर्वोदय था, इधर पूर्वी आंचलिक है, और पूर्वी आंचलिक में एक और नाम आया, कौन सा? उड़ीसा। याद कर सकते हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? गृह मंत्री ने की थी, ठीक है। दूसरा, पूर्वी आंचलिक परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल है। पूर्वी आंचलिक परिषद की पिछली बैठक 1 अक्टूबर 2018 को कलकत्ता में हुई थी। इसका मतलब क्या समझते हो कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मीटिंग जो है वो भुवनेश्वर, उड़ीसा में होती रहे, लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग कहाँ पर हुई थी? उड़ीसा में, ठीक है। दूसरा, अब बोले पूर्वी आंचलिक में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? पूर्वी आंचलिक में देखो बिहार, झारखंड, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा पढ़ ही रहे हो, पश्चिम बंगाल तो आ ही जाएगा। ये 2 राज्य तो याद आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप याद कर लो बिहार और झारखंड। कैसे याद कर लोगे कि हमारे मध्य प्रदेश से लगा हुआ पूरब में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में क्या है? झारखंड है, तो झारखंड के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल है, लेकिन झारखंड के ऊपर क्या है? बिहार है। अगर आपको इंडिया का मैप अच्छे से याद है तो आप मेरी भाषा को बिल्कुल समझ सकते हो कि हाँ सर समझ में आ गया। तो आंचलिक में अगर कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी आंचलिक में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है या कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यहाँ पर हमें बेवकूफ बना सकता है। 3 राज्य ये वाले दे के एक आध राज्य वही तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, असम में अरुणाचल प्रदेश आ जाए तो स्टूडेंट सोचेगा यार अरुणाचल प्रदेश तो पूरब में है, मुझे पता है, पक्का ही पता है कि भारत का पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है।
गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, है ना। उसको लगेगा बिल्कुल श्योर 100% अरुणाचल प्रदेश होगा, लेकिन इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। इनमें से आंसर होगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। तो मैंने ये चारों नाम भी तुम्हें याद करा दिए हैं और इनके लिए भी हमने विचार कर लिया कि पूर्वांचल क्या है, ठीक है। लेकिन मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर, उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा की जो कैपिटल है बेटा वो क्या है? भुवनेश्वर है। इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले 2018 में कलकत्ता में मीटिंग हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि पश्चिम बंगाल भी पूर्वांचल में ही आता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, ठीक है। 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहन विकास समाधान नेटवर्क UNSDN, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है 20 मार्च 2020 को एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान UNSDN के द्वारा 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है, हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई 2020 की। और इस रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में भारत 144वें स्थान पर है। मार्च में आई है और 144वें नंबर पर है, तो अपन 144 पे प्रसन्नता में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स है और हैप्पीनेस रिपोर्ट है, और हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम 2020 मार्च में 144वें नंबर पर 144। तो हमें अपने भारत की पोजीशन हमेशा याद रखनी होती है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 की इस सूची में 153 सदस्य देशों को शामिल किया गया था। उन 153 सदस्य देशों में हमारे भारत की क्या पोजीशन थी? 144वीं, ठीक है। हमारा जो भारत था वो 144वें नंबर पर था। तो ये जरूर आप अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या होता है, बोलते हैं ना, कम खाओ अच्छा खाओ, यानी कि जो चीज तुम्हें पहले सामने दिख रही है पहले उस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठाओ। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कई क्वेश्चन बन जाएंगे, पर पहले 144 याद तो कर लो अच्छे से दिमाग में रख के, क्योंकि पेपर के अंदर ये आ जाएगा पहले पे कौन था, आखिरी पे कौन था, भारत से पहले कौन था, पाकिस्तान की क्या स्थिति थी, भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति थी, कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की पूरी एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी अपन को। उस लिस्ट में देखेंगे कौन से देश की क्या पोजीशन है। कहने का मतलब काफी कुछ क्वेश्चन हम भी जोड़ सकते थे इसमें पहले से, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि पहले एक एक दो दो फैक्ट तो तैयार कर लो आप। जब तुम्हें ये तैयार होने लगेंगे तो मन के अंदर अपने आप क्वेश्चन आएगा, तुम अपने आप ढूंढोगे और अपने आप उन चीजों को उसमें ऐड कर लोगे। तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं दिमाग के अंदर, मैंने बता दिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अपन उनका खुद भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो मेन है, सबसे पहले तो यही याद रखेंगे कि प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की क्या पोजीशन है? 144 भी है और 153 देशों पर यह रिसर्च किया गया था या उनकी रिपोर्ट जारी की गई थी। CSW 64, CSW 64 क्या है? 9 मार्च, ठीक है, 9 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के महासभा परिसर में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन CSW, ठीक है। तो ये CSW बोलेंगे अपन इसको, CSW की फुल फॉर्म भी आ गई, C फॉर कमीशन आएगा, S फॉर स्टेटस आएगा, W फॉर वुमेन आ जाएगा, ठीक है। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो एक CSW 64 का आयोजन किया गया था, ठीक है। और कौन से क्रम का था? 64वें क्रम का। 9 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के महासभा परिसर में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का उद्घाटन किया गया। ये 9 मार्च इसलिए है क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो 9 मार्च को उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इसका कहीं ना कहीं उन्होंने आयोजन किया था। अब कम से कम ये फैक्ट पढ़ने से तुम्हें ये तो पता पड़ा कि यार CSW है क्या, CSW की फुल फॉर्म क्या है, CSW का आयोजन कहाँ हुआ था? CSW का आयोजन हुआ था बेटा न्यूयॉर्क में। इस सत्र का मुख्य फोकस वर्ष 1995 में आयोजित बीजिंग घोषणा के 25वें वर्षगांठ बीजिंग +25 पर आधारित था। इसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए 2030 तक लक्ष्यों को पूरा करना है। यानी कुल मिला के पढ़ के लग रहा है कि महिलाओं के लिए विशेषकर उनकी स्थिति और उनकी दशा सुधारने के लिए एक CSW 64 का आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन किया गया है बेटे, कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया है।
तो न्यूयॉर्क को याद रखना है, और CSW से अपन ऐसे याद रखेंगे न्यू, यानी कि महिलाओं के लिए न्यू यानी नए नए नियम बनाए जा रहे हैं और न्यू स्कीम आ रही हैं। किसके लिए आ रही है? महिलाओं के लिए आ रही है, पुरुषों की कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020। ठीक है, बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की अपन बात करें, बिम्स्टेक ये जो लिखा हुआ है 5वें क्रम का बिम्स्टेक है, शिखर सम्मेलन 2020 में आयोजित किया गया। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है बेटा श्रीलंका में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, सितंबर 2020 में, ठीक है, होगा इसका आयोजन। हो सकता है वर्चुअल मीटिंग हो। तो कहने का मतलब बिम्स्टेक को अपन को याद रखना है और श्रीलंका कोलंबो याद रखना है। और श्रीलंका कोलंबो से सिंपल है, याद कर लो कि हम रामायण देख रहे थे, रामायण में हमने एक अलग चीज देखी, बोले अगर अगर आधुनिकता से उस रामायण को जोड़ेंगे ना तो श्रीलंका में रावण के ऊपर जितने भी हमारे राम भगवान की जो भी सेना है या हमारे हनुमान जी की जो वानर सेना है, बिम्स्टेक बम से अटैक ही करेंगे सीधे। क्योंकि आज के समय में अगर वो घटना होती और आज के समय में श्रीलंका पर कार्रवाई करनी होती तो इतना लंबा पुल पार करके नहीं जाते, सीधा प्लेन से जाते और बिम्स्टेक अटैक कर देते। तो बिम्स्टेक को अपन को याद रखना है, बिम्स्टेक यानी कि बॉम्ब से अटैक कर देंगे। और बॉम्ब से अटैक करेंगे, काय पे करेंगे भैया? श्रीलंका पे करेंगे। बस इतना याद रख लेना कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया कहां पर किया गया है? इसका आयोजन आपको दिख रहा है, इसका आयोजन किया गया था श्रीलंका कोलंबो में, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि 2018 में चौथा जो आयोजन था, 2018 में चौथा आयोजन की बात करें कि ये चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 18 में कहां पर हुआ था बेटा? नेपाल काठमांडू में हुआ था। कहां पर हुआ था? नेपाल काठमांडू में। हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो अपन अभी का देख रहे हैं कि अभी कितने, मतलब अभी 5वें क्रम का है तो वो कहां पर हुआ है, तो उसके बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए श्रीलंका वर्ष 2018-20 तक बिम्स्टेक का अध्यक्ष है, तो 18 से लेकर 2020 तक अध्यक्ष रहेगा, इसलिए श्रीलंका में है। इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1997 में, 97 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। बिम्स्टेक एक कम्युनिकेशन है। इसका जो सचिवालय है वो कहां पर है? बांग्लादेश, ढाका। ठीक है, और वर्तमान में एम शाहिदुल इस्लाम बिम्स्टेक के महासचिव हैं। तो शाहिदुल इस्लाम जो है बिम्स्टेक के अभी महासचिव हैं, तो कहीं ना कहीं उसके प्रमुख हैं। तो अपन को इतना याद रखना है कि 5वें बिम्स्टेक का जो आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? 5वें बिम्स्टेक का आयोजन हुआ श्रीलंका कोलंबो में, इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले नेपाल काठमांडू में हुआ है और इसका जो मुख्यालय जो है, इसका जो सचिवालय है वो बांग्लादेश ढाका में इसका सचिवालय स्थापित किया गया है। तो आप याद कर सकते हो, उम्मीद है। ठीक है, कर लोगे ऐसे। अगला देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाले देश। रक्षा पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा, है ना? तो भैया रक्षा पर खर्च तो हम भी करते हैं। विश्व के सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाले देश 14 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा 2019 में वैश्विक स्तर पर रक्षा पर खर्च से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 2019 में विश्व में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका 684.6 बिलियन डॉलर पर खर्च पर मतलब पहले नंबर पर रहा है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक खर्च करने वाला, रक्षा पर खर्च करने वाला, ये रक्षा है, रक्षा पर खर्च करने वाला जो देश है वो कौन सा है? अमेरिका है। तो इसको ही अपन को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा। दूसरा, रक्षा पर खर्च करने के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत 60.5 बिलियन डॉलर का स्थान के साथ 5वें नंबर पर है। भारत में रक्षा कैसे होती है पता है आपको? भारत में रक्षा होती है जब बुजुर्ग या हमारे गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब आशीर्वाद देते हैं तो 5 उंगलियां सामने रख देते हैं, जीते रहो, जीते रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा तो क्या है? रक्षा में, खरीद में हम कौन से नंबर पे हैं?
5वें नंबर पर। देखो अपने आप तुम्हें अगर कोई आशीर्वाद देगा ना तो तुम्हें अपने आप 5 नंबर याद आएगा, और 5 नंबर से क्या याद आएगा कि भैया हम सर्वाधिक रक्षा पर खर्च करने वालों में हम कौन से नंबर पर हैं, 5वें नंबर पर हैं। सर्वाधिक खर्च करने वाले विश्व के 15 देश शामिल किए गए, जिनमें ब्राजील, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और इराक भी शामिल है। तो उनसे अपन को कोई मतलब नहीं है, इतने सारे देश शामिल है, अपन अपनी भारत की पोजीशन तो ध्यान रखो कि भारत का स्थान 5वां है, लेकिन पहले नंबर पर बेटा अमेरिका है, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019, ठीक है। तो भैया इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है आपका 9 मार्च 2020 को स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री के द्वारा एक विश्व पारंपरिक आयुध के हस्तांतरण की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2019 जारी की गई, और शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान 23वां है। बस ये पॉइंट अपन को याद रखना है। और सिपरी भी हमारे भारत में ही है शिवपुरी जिला भी है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो सिपरी कहीं ना कहीं एक स्टॉकहोम संबंधित, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी की फुल फॉर्म हो गई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, संधान नहीं, संस्थान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बोले शस्त्र के निर्यात में, यानी कि हथियारों को बेचने के मामले में, ठीक है, तो लिखा हुआ है 9 मार्च 2020 को स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी के द्वारा विश्व पारंपरिक आयुध के हस्तांतरण की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण जारी की गई, और शस्त्र निर्यातकों की सूची में हम कौन से नंबर पर हैं, 23वें नंबर पर है, ठीक है। 2-3 कौन से नंबर पर है, 2-3, ठीक है। हथियार बेच लेते हैं लेकिन 2-3 हथियार बेचते हैं साल भर में, नहीं महीने में 2-3 हथियार बेच देते हैं, बस वही बहुत है, ज़्यादा बेचेंगे तो पकड़े में आ जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 याद रख लेना कि 2-3 यानी 23वें नंबर पर 0.2% है। हमें ज़्यादा हथियार बेचने का शौक नहीं है, खरीदने का शौक है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें आपकी क्वेश्चन सीरीज आ गई कि भैया अभी तक आप पढ़े जा रहे थे, तो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन तैयार किए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मार्च 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया। देखो हमने क्वेश्चन सीरीज भी दे देते हैं हम वीडियो के बाद में, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं इतना पता चले कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे शुरू से लास्ट तक क्या समझ में आया, क्या दिमाग में बैठा, तो आपका दिमाग अपने आप रिकॉल करेगा, अपने आप पकड़ेगा। मैंने बताया था कि भाई कोविड-19 को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के पास कोई पीके पहुंच गया था, तो पीके, अरे हाँ यार इसमें दिया है पीके मिश्रा इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटे, पीके मिश्रा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो पीके मिश्रा आपका आंसर है। जिन लोगों के दिमाग में आ गया समझ लो उन्हें ये फैक्ट याद हो चुका है। नेक्स्ट, 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी प्रदान की, और इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी सहित लगभग 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिनों की अवधि हेतु कितनी राशि का बीमा कवर प्रदान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी राशि होगी, और वो जो राशि होगी कि 20 लाख है कि 25 लाख है, 50 लाख है कि 75 लाख है, और वो आपका आंसर होगा लगभग 50 लाख रुपए है, जो उन्हें देने के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, ठीक है। 1 0 कम है शायद इसमें, ठीक है, ये हमारे टाइपिस्ट की गलती है ठीक है। ये 50 लाख है 5 लाख नहीं 50 लाख, 1 0 कम हो गई, वो टाइप करते में कोई दिक्कत नहीं है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। तो भैया कितने लाख रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है, 76 लाख है कि 1.70 लाख है कि
1.80 है कि 1.90 है, तो ये भी हमने पहले पढ़ चुका है निर्मला सीतारमण के बारे में। तो वो राशि है 1.70 लाख करोड़ रुपए है, जो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से ये पैकेज, राहत पैकेज दिया गया था। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में भारतीय दर्शन वैश्वीकरण ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? IIM कोझिकोड, IIM कलकत्ता, IIM दिल्ली, IIM मद्रास। हो गया काम, आपको अपने आप याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण, यानी विश्व में भारतीय दर्शन करने के लिए जाना है तो कैसे जाएंगे बेटा? रेल से जाएंगे। किससे जाएंगे? रेल से जाएंगे। तो रेल जाएंगे तो रेल कहाँ आएगा? कोझिकोड केरल। क्या रखा? कोझिकोड केरल। कोझिकोड केरल में आता है, लेकिन कोच्चि केरल आएगा, वो आयुर्वेद में आएगा, वो अपन याद करेंगे अभी। ठीक है, बता दिया था मैंने, यहाँ तक का याद आ गया होगा कुछ लोगों को। IIM कोझिकोड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक तृतीय तिमाही 2019 किस भारतीय शहर को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है? हालांकि आप जो फैक्ट पढ़ रहे थे उस फैक्ट में शायद ये ज़्यादातर नाम नहीं थे, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो आवासीय शहर सूचकांक जारी किया गया था उसमें विश्व स्तर पर सबसे पहले नंबर पर एक देश है हंगरी, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, और दूसरे नंबर पर एक जियान प्रांत है जो कि चीन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं दिया हुआ, उस फैक्ट में नहीं दिया गया था, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट में आंसर दे रहा हूं कि हमारे भारतीय शहर भी है जिसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। बोले हैदराबाद है कि मुंबई है कि दिल्ली है कि चेन्नई है? आंसर देख लीजिए, उसमें जो आंसर है उसका हैदराबाद सिटी है, नया है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो आवासीय श्रेणी में 14 नंबर पर, 14वें नंबर पर हैदराबाद है। क्योंकि उसमें नहीं दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 से 7 मार्च 2020 के मध्य इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, जयपुर में, मुंबई में, पुणे में, गांधीनगर में। ठीक है, तो जयपुर है कि मुंबई है कि पुणे है कि गांधीनगर है, आपको इसका आंसर देना है कि ये कहां पर है। तो फिर दिमाग लगाओ, जल्दी से क्वेश्चन देख के दिमाग लगाओ कि भैया इसमें बोला इंडिया फार्मा, इंडियन मेडिकल डिवाइस, मतलब मेडिकल डिवाइस कौन मंगा रहा था, कौन मंगा रहा था? याद आ गया, गांधी जी मंगा रहे थे यार, सर ने बताया था गांधी जी मंगा रहे थे पक्के में। तो जयपुर नहीं है, मुंबई नहीं है, पुणे नहीं है, इसका आंसर क्या होगा बेटे? गांधीनगर गुजरात होगा। तो आपका जो आंसर है वो है गांधीनगर गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 16 से 20 मई 2020 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? आयुर्वेद महोत्सव जो है वो कहाँ पर हुआ था? जयपुर में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में, देहरादून में। मैंने आपको बताया था आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद की हम कुछ चीज़ नहीं खरीदते हैं, या आयुर्वेद का जब आप सेवन करें तो आप बाहर की कोई चीज़ का इस्तेमाल ना करें। तो कोच्चि, कोच्चि से कोच्चि केरल याद आता है, आपका आंसर होगा बेटे कोच्चि केरल। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं वहां से देखो कितना अच्छे से आंसर आ रहा है। अगर आपको याद होगा तभी आंसर दे पाओगे, पढ़ा होगा तो ही आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो तुक्के में कभी सफलता नहीं मिलती है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, वह भारत आने वाले किस क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो 5वें थे, 6वें थे, 7वें थे, 8वें थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे मोदी के साथ हैं, तो मोदी के साथ हैं यानी कि वे कौन से क्रम के हो गए? 7वें। और 3 अरब डॉलर का उन्होंने एक पैकेज रखा है बिजनेस को लेके, क्योंकि उनके साथ में उनके परिवार के 3 सदस्य थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 29 फरवरी 2020 के मध्य म्यांमार के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, और म्यांमार के राष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, म्यांमार की कैपिटल मैंने आपको याद कराई थी, म्यांमार की कैपिटल क्या थी? म्यांमार की कैपिटल थी नापीता। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति का नाम दिया गया है यू बिन मिंट चोविनथिन यूथांट यूथिन। ठीक है, यू बिन मिंट, यू बिन मिंट का मतलब यू बनमन, तू ज्यादा बनमन। ठीक है, ज्यादा बनमन, तू ज्यादा ईमानदार बनमन। ठीक है, ज्यादा ईमानदार मत बन। वैसे बिन मिंट नहीं होता, मिंट बिन होता तो समझ में आता, मत बन, ज्यादा अच्छा मत बन। ठीक है, तो इतना अच्छा है नहीं, जैसे उसको पलट दिया। तो विन मिंट है, और विन मिंट कौन है?
म्यांमार के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। ठीक है, नेक्स्ट 28 फरवरी 2020 को पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक कहां संपन्न हुई है? तो बेटा आंचलिक है, पूर्वी आंचलिक है तो पूरब का राज्य होगा, पूरब का राज्य होगा तो अभी मैंने उड़ीसा बताया था, उड़ीसा की कैपिटल थी बेटा भुवनेश्वर। ठीक है, लेकिन पूर्वांचल में कौन कौन से राज्य शामिल हैं मैं तुम्हें अभी बता चुका हूं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है और झारखंड है। ठीक है, ये 4 राज्य थे जो मैंने आपको याद कराए थे और इसका आयोजन रांची में नहीं हुआ, इसका आयोजन कलकत्ता में नहीं हुआ, पटना। इन दोनों में अटक जाएगा स्टूडेंट, अगर उसने ये फैक्ट नहीं पढ़ा है तो हो सकता है वो इसका आंसर दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें अपन को याद रखना भैया इसका आंसर क्या है। पूर्वांचलिक परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? आपका आंसर है उड़ीसा भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहन विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN के द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? यानी कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई थी 2020 में मार्च 2020 में, उसमें हमारे भारत का क्या क्रम है? 4 ऑप्शन है, 135वां, 144वां, 125वां, 140वां। तो आपको आंसर देना है कि कौन सा होगा, मन में आंसर दे सकते हैं। वो आंसर होगा आपका 144वां, 144। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें CSW 64 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक है, CSW का। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए पेरिस है, जेनेवा है, न्यूयॉर्क है, इनमें से कोई नहीं है। मैंने आपको बताया महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए 9 मार्च बताया था मैंने आपको, है ना, 9 मार्च को ये CSW का आयोजन किया गया था और महिलाओं को कहीं ना कहीं उन महिला सशक्तिकरण के लिए न्यू स्कीम आ रही है, नई स्कीम आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं न्यू स्कीम की वजह से महिलाओं को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं। तो न्यू स्कीम आ रही है, तो न्यू यानी कि न्यूयॉर्क अपन को याद रखना है, अपना आंसर होगा बेटे न्यूयॉर्क, अपना आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 सितंबर 2020 को 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो बिम्स्टेक की अपन बात करें, जल्दी से बता दीजिए बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक से याद आता है बम से अटैक। मैंने आपको बताया था कि अगर आज का समय होता और आज के समय में रावण पर हमला करना होता तो हमारे राम भगवान की जो सेना है वो रावण के ऊपर बम से अटैक कर देती। कैसे अटैक कर देती बेटा? बम से अटैक कर देती। कहां पर? रावण पर। रावण पर यानी श्रीलंका, श्रीलंका यानी कि कोलंबो। हालांकि श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में इसलिए हो जाता हूं जिससे आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से दिखे। ठीक है, ये मत सोचना कि बार बार मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, तो आपकी भले के लिए है। तो आपका जो आंसर होगा 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, उसका जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था बेटे? कोलंबो में हुआ था। ठीक है, और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश ढाका। अगला क्वेश्चन, 14 फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाला देश कौन सा? जो अपनी रक्षा पर खर्च करे वो ऐसा देश कौन सा है? तो वो देश होगा बेटे संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि हम तो ज़्यादा खर्च नहीं करते रक्षा पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रक्षा खर्च के मामले में जो हमारे भारत की बात करें तो हमें अगर किसी का आशीर्वाद मिल जाए उसी में ही हमारी रक्षा हो जाती है। आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो 5वां स्थान होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक का आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। 9 मार्च 2020 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान SIPRI के द्वारा जारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 के अनुसार वर्ष 2015-19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें ठीक है, तो इसमें पूछा गया बेटे कि शीर्ष पर शस्त्र निर्यात करने वाला। हालांकि हम तो 2-3 हथियार निर्यात कर लेते हैं, वो उसी में है ना। भारत का 23वां स्थान उधर अपने पड़ा हुआ है, वो तो याद आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 9 मार्च 2020 को स्टॉकहोम, जो सीपरी नाम बताया था, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान जो है
उसमें एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 के अनुसार, तो आप आंसर देंगे पहले नंबर पे कौन सा है, रूस है, यूएसए है, चीन है कि फ्रांस है। तो बेटा आपका जो आंसर होगा वो होगा यूएसए। ठीक है, तो यूएसए है निर्यात करने में, ठीक है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। लेकिन रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला भी कौन है, यूएसए। निर्यात में भी सबसे पहले नंबर पे कौन है, यूएसए। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। रक्षा पर हम 5वें नंबर पर हैं और निर्यात करने पर 23वें नंबर पर है, अपन को ज्यादा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रही आपकी क्वेश्चन सीरीज जो अभी तक आपने पढ़ा था और यहाँ तक का मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। तो वही मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लाइक तो अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इतनी मेहनत से अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी मेहनत के हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे तो लाइक करने वाले कोई ना कोई स्टूडेंट तो उस वीडियो को लाइक करेगा ही। लेकिन आप कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और शेयर करें। और शेयर करने से क्या है, दूसरों तक ये मैसेज पहुंचेगा। और मैं चाहता हूं अपना नेटवर्क बढ़ाना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे तो फिर मैं आपके लिए और ज़्यादा और बड़ी वीडियो बनाऊँगा और ज़्यादा मटेरियल लेके आऊँगा। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि प्रतिदिन आपको ऐसी क्लास मिले। ठीक है, कोशिश रहेगी। लेकिन अगर हो सकता है एक आध बार में हो सकता है नहीं भी अपलोड कर सका तो नेक्स्ट दिन जरूर मैं उसको अपलोड कर सकूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे सुना, पूरी वीडियो देखी शुरू से लास्ट तक। बाकी का ये है कि करंट अफेयर्स का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए। कोई सा भी एग्जाम हो सब में काम आता है। ये जनरल नॉलेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका प्रतिशत के मामले में अगर मैं देखूं, जनरल नॉलेज में अगर कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछता है तो करंट अफेयर्स का लगभग 60% ऐसा भाग होता है। 60% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 40% स्टूडेंट को रटा रहता है। ट्रेडिशनल तो खैर याद कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर कभी बदलने वाला नहीं है, जहांगीर कभी बदलने वाला नहीं, वो तो वही रहेंगे। तो ट्रेडिशनल अगर आपने एक बार भी ढंग से पढ़ लिया टेंशन नहीं है, पर जब आप पूरा पढ़ लेते हो, ट्रेडिशनल अच्छा तैयार कर लेते हो, फिर बेटा करंट अफेयर्स पे ही आना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने। बाकी का ये है कि आप अधिक से अधिक और चाहें तो जो स्टूडेंट्स अगर आगे का कुछ ऐसा कुछ कोर्स करना का मतलब मूड है उनका कि नहीं यार जनरल नॉलेज का मुझे सर का अच्छा लग रहा है तरीका पढ़ने का, तो पढ़ाने का, तो मैं सर के द्वारा पूरा कोर्स भी करना चाहूँगा। आप कहीं भी बैठे हों, अपने मोबाइल पर एक लर्निंग ऐप है हमारा जुनून एजुकेशन पॉइंट के नाम से, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हिस्ट्री, एमपी वगैरह जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ट्रेडिशनल में, उनके कुछ 5-5, 6-6 वीडियो पड़े हुए हैं। तो उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि सर कैसे इस सब्जेक्ट को कैसे करा रहे हैं। तो उसमें जो भी पैकेज है, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। ऐप में कोई चार्ज नहीं है, अभी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने का भी उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो उसमें डेमो की वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, तो उससे आपको यह अनुमान लगेगा कि हमें किस तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं फिर, जय हिंद।